बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद खास टॉपिक आर्टिकल लेकर उपस्थित हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ हमको कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं बेटा कि आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए, एन और द। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ए और एन के विषय में, और द का क्लास हमारा अलग रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा एक विस्तृत कह सकते हैं क्षेत्र है और उसके विषय में हमको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल आज के क्लास में हम ए और एन को कवर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल होते क्या हैं। तो आर्टिकल बेटा ए, एन और द होते हैं और ये कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है बेटा निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अब जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है ए और एन। यानी ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब क्या होता है डेफिनेट और क्या होता है इनडेफिनेट? आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा कि निश्चित जो हमारा आर्टिकल होता है वो द होता है, अनिश्चित आर्टिकल ए और एन होता है। लेकिन आज तक आप समझ नहीं पाए होंगे कि क्या होता है निश्चित और क्या होता है अनिश्चित। लेकिन हमारे इंग्लिश के ग्रामर के क्लास में ऐसा कोई भी बात नहीं होता है जिसको हम लोग छोड़ते हैं। जो मुझे कंफ्यूज करता है ना बेटा, उसको मैं पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और उसको खोजने के लिए बहुत सारे बुक और बहुत सारे कह सकते बहुत सारे सोर्स का सहारा मैं लेता हूं। और फिर जब मैं निश्चिंत हो जाता हूं, मैं संतुष्ट हो जाता हूं ना, तभी मैं यहां पर आपको क्लास देने आता हूं। ऐसे नहीं, सबसे पहले मुझे मेरे सारे सवालों का जब जवाब मिल जाता है, सारे सवालों का जवाब, तब मैं आपके पास आता हूं उसको बांटने के लिए। इसलिए मैं बेहतर देने का प्रयास आपको हमेशा करता हूं। तो क्या होता है निश्चित और क्या होता है अनिश्चित? ठीक, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पे एक उदाहरण है, सी bought a pen, the pen is very costly। अब यहां पे देखिए क्या लिखा गया, सी bought a pen, the pen is very costly। वह एक कलम खरीदी, कलम बहुत महंगा है। यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर पेन के साथ आपका आर्टिकल लगा हुआ है ए, और यहां पर पेन के साथ आपका आर्टिकल लगा हुआ है द। लो भाई, समस्या खड़ी हो गई। इसी बात को मैंने कहा कि पहले हम लोग संतुष्ट होते हैं। आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आती हो। क्यों ऐसा हुआ भाई? पेन के साथ लगा ए, यहां पर पेन के साथ लगा द। वही बात है बेटा, निश्चित और अनिश्चित का चक्कर। यहां पर ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना तो मिलेगा सी बॉट ए पेन, वह एक कलम खरीदी। अब कलम तो कोई भी हो सकता है, कलम तो कलम होता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों पेन होते हैं, तो कलम कलम होता है यार, जनरल बात है, नॉर्मल बात है। सी बॉट ए पेन, वह एक कलम खरीदी। लेकिन अब क्या कहा जाता है? पेन इज वेरी कॉस्टली। अब किस कलम की बात करी जा रही है? अब केवल उस कलम की बात करी जा रही है जिसे वह खरीदी है। अब वो निश्चित हो गया। अभी तक तो वह एक कलम खरीदी थी, वो अनिश्चित था। कलम तो हजारों लाखों होते हैं, अनिश्चित बात है। लेकिन द पेन इज वेरी कॉस्टली, ये किसी हजारों लाखों कलम की बात नहीं करी जा रही है, वह केवल उस कलम की बात करी जा रही है जिसको खरीद चुकी है। यानी कि वह केवल एक कलम है। बात हमारी समझ में आ रहा है बेटा? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। सी बॉट ए पेन, वह एक कलम खरीदी। तो कलम तो सभी होते हैं, ये तो जनरल बात है, कलम कलम है। लेकिन द पेन इज वेरी कॉस्टली, कलम बहुत महंगा है। मतलब अब केवल एक कलम की बात करी जा रही है।
सारे कलम को उसमें सम्मिलित नहीं किया सकता। अब केवल ओनली वन कलम की बात करी जा रही है। इसी कारण यहां पर हो गया डेफिनिट। यहां पर डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि जिस वस्तु के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वो डेफिनिट है, वो निश्चित हो गया कि इसी कलम की बात हो रही है। जैसे आप कपड़े की दुकान पर गए और आपको हजारों साड़ियां दिखाई जा रही हैं, बात समझने का प्रयास करिएगा, और आपने एक साड़ी खरीद लिया उसमें से, तो मैं क्या कहूंगा कि यू बॉट ए साड़ी। बात समझ में भाई? वहां पे सैकड़ों साड़ियां थी, आपने कोई एक साड़ी खरीद लिया। किसी निश्चित साड़ी की बात नहीं करी जा रही है। यू बॉट ए साड़ी, तुमने एक साड़ी खरीद लिया। लेकिन मैं अगर आगे उसके कहूंगा कि द साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल, जिसको तुमने खरीदा वो साड़ी बहुत सुंदर है। अब मैं सारे साड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं केवल एक साड़ी की बात कर रहा हूं जिसको तुमने खरीदा है। मस्त लगा? ये होता है डेफिनिट और ये होता है इनडेफिनिट। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या ये बातें आपको अच्छी लगी। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब समझ गए। तो डेफिनिट जहां रहता है, यानी कि जहां पर जो वस्तु है वो निश्चित है, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, और जहां पर निश्चित नहीं होता है वहां पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी इनडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर गेव मी ए शूज, मेरे पिता ने मुझे एक जूता दिया। ठीक है, द शूज इज वेरी ब्यूटीफुल, जूता बहुत सुंदर था। अब यहां पे देखिए, जब मैंने कहा कि उन्होंने मुझे एक जूता दिया तो हमने ए लगाया, लेकिन जब मैंने कहा कि जूता बहुत सुंदर है तो द लगाया। क्यों? क्योंकि अब मैं जिस जूता की बात कर रहा हूं निश्चित हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो लॉजिक है इसको समझने का, जो भाव है, जो सेंस है, उसको आप समझ पाए होंगे। अगर इसको समझ जाएंगे ना तो ए एन और द का प्रयोग आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा किसी भी सेंटेंस में कि द का प्रयोग कहां होता है। नहीं तो आप हजारों नियम पढ़ते रहो, अगर इस सेंस को नहीं समझ पाओगे। किताब में अगर उठाओगे ना ग्रामर की बुक तो कम से कम 50 नियम मिलेगा द का प्रयोग का, लेकिन अगर इस भाव को समझ गए तो हर जगह आप द लगा लोगे। तो हमने कहा कि आज हम द को नहीं कवर करेंगे, हम डेफिनिट आर्टिकल को आज कवर नहीं, सॉरी हाँ यहाँ है डेफिनिट आर्टिकल, हम डेफिनिट आर्टिकल को आज के क्लास में कवर नहीं करेंगे। आज के क्लास में हम कवर करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल को, यानी ए और एन को। ठीक है बात? तो द को हम अगले क्लास में लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है बेटा? अब आइए ए और एन का प्रयोग। ठीक, ए और एन का प्रयोग कहां करते हैं? तो आपके सर जी जब आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे तो आपके सर जी ने बताया था कि बेटा ऐसा करना कि कोई वर्ड देखना, ठीक है, इंग्लिश का अगर कोई वर्ड होगा और अगर उसका पहला लेटर वोवेल होगा, वोवेल का मतलब स्वर। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। तो स्वर बेटा होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। ठीक, तो अगर आपके सर जी ने बताया कि अगर शब्द का पहला लेटर वोवेल होगा तो एन लगा देना, और अगर शब्द का यानी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा यानी व्यंजन होगा तो आप ए लगा देना। यही तरीका बताए थे ना आपके सर जी ए और एन का प्रयोग करने के लिए। लेकिन आज मैंने 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे हैं और इसको आप ध्यान से पढ़िए, आंख खुल जाएगी आपकी। ऐसे ही इंग्लिश को आप चाहे जैसे यूज कर लेते हैं द का प्रयोग, चाहे जहां मार दिए द, चाहे जहां लगा देते ए और एन, आज आंखें खोल देंगी। हमारा ये वीडियो आपको बिल्कुल ही, जो आप सोए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर के क्षेत्र में, आपको जगाने का कार्य करेगी। यहाँ पे देखिए क्या बेटा, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला ना। यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा क्या है लेटर है ये वोवेल है, इसके साथ एन लगा है। आप तो जीत गए, आपकी बात तो सही हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर इसका पहला जो लेटर है वो है वोवेल, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? आर्टिकल ए। यहाँ पर देखो यू है, आर्टिकल लगा है ए, यू है, आर्टिकल लगा ए। यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट है, हद हो गई, कॉन्सोनेंट है, फिर भी एन लगा है। क्या बात है भाई? सारा नियम आपका फेल हो गया, धरा का धरा रह गया। ऐसा क्यों हुआ? समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए बेटा मैं बताता हूं आपको ए और एन का सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है। देखिए, सही बात है कि जहां स्वर आता है, जहां स्वर आता है वहां पर हम एक एन का प्रयोग करते हैं,
और जहां पर व्यंजन आता है ना, व्यंजन आता है, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। ये 100% सही है। तो फिर सर जी यहां पर गलती क्यों? ये जो स्वर और व्यंजन की बात करी जा रही है ना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करी जा रही है ना बेटा, ये बोलने में कहा जा रहा है, लिख कर देख कर नहीं आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए यहां पर बोला गया यूनियन, क्या बोला गया, कहां है बेटा, यहां पे यूनियन, यूनियन को हिंदी में लिखो, यूनियन। ये इंग्लिश की बात नहीं करना, हिंदी की बात करो। यूनियन का पहला जो हमारा अक्षर है वो क्या है, य। हिंदी पढ़े हो ना, तो इंग्लिश में हिंदी समझ लो। यूनियन का पहला अक्षर क्या है, य। और यह क्या स्वर होता है, आप हिंदी में स्वर पढ़े हो, अ आ इ ई उ ऊ, ये स्वर होते हैं, यह कोई स्वर नहीं होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश के लेटर को देखकर आप ए एन कभी मत लगाना, उसका हिंदी में सोचना, हिंदी में उसको सोचना क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा वन, वन, तो वह क्या है, वह तो स्वर नहीं होता हिंदी में। हिंदी में स्वर तो अ आ इ ई होता है, वह तो स्वर नहीं होता। इसीलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बात समझ में है ना? यहां पर यू है, यहां पर भी यू है, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि ये जो है व्यंजन है, स्वर नहीं है। यहां पर क्यों एन लग गया सर जी? अरे भाई इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, हानेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। और क्या है, स्वर है, तभी इसके साथ एन लगा, तभी इसके साथ एन लगा। तो हिंदी में सोचना है, जो शब्द लिखा गया है उसका पहला अक्षर हिंदी में क्या है, स्वर है कि व्यंजन। अगर स्वर होगा हिंदी में तो आप एन लगा दीजिएगा, और अगर हिंदी में व्यंजन आएगा तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए आप ए ही लगाएंगे। ठीक है। अब इंग्लिश में चाहे वो वावेल आवे या ना आवे, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे बहुत सारा उदाहरण हम आपको समझाते हैं, लेकर उदाहरण देते हैं बेटा। जैसे लिखा रहता है ही इज एन MLA, ही इज एन MLA। ठीक है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो बेटा, यहां पर एम लगा हुआ है, क्या लगा, एम। एम को कैसे लिखते हो, ऐसे MLA। अब यहां पे क्या देखिए, एम, एम का पहला लेटर क्या है, पहला जो अक्षर है वो क्या है, ए है, ए स्वर है, MLA। तो इसीलिए MLA के साथ यहाँ पे व्यंजन है, इंग्लिश में देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने क्या लगाया, एन लगाया। क्यों, क्योंकि हिंदी में उसका पहला जो अक्षर आ रहा है वो स्वर आ रहा है। ऐसे MLA हुआ, NCC हुआ, ही इज एन NCC कैडेट, NCC के साथ भी एन लगेगा, क्योंकि एन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे NCC। तो एक पहला जो लेटर है वो क्या है, पहला लेटर क्या है बेटा, वो स्वर है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे SDO, ही इज एन SDO, ये सब पद है बेटा, पद। SDO, एस का पहला लेटर क्या है, ए, एस, तो यहाँ पे एन SDO ऐसे लिखा जाएगा। एक्सरे, आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, आई हैव एन एक्सरे मशीन। क्यों एन लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स। ए पहला लेटर क्या है, ए क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है। ही इज एन LLB, ही इज एन LLB। देखिए यहाँ पे एल क्या है, पहला लेटर ए आ रहा है, इसलिए एन लगाया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज आपने सही तरीके से समझ लिए होंगे आप लोग कि कहां पर ए लगाना है और कहां पर एन लगाना है। वो जो वावेल और कॉन्सोनेंट वाला मेथड था वो तो बिल्कुल गलत हो गया। हिंदी में सोचना है, हिंदी में उसका पहला जो अक्षर है वो क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। अगर स्वर होगा तो एन लगाना है, व्यंजन होगा तो ए लगाना है। ठीक है बेटा। तो अब मुझे उम्मीद है बेटा कि आप ये जान गए होंगे कि कहां आपको ए लगाना है, कहां एन लगाना है और कहां द लगाना है। द जब किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए बात कही जा रही हो तो आप द लगाइएगा। अभी द का प्रयोग हम आगे की क्लास में आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। और ए और एन का प्रयोग कहाँ लगाना हो तो आप सीख ही लियो। अगर आप हमारा वीडियो ये पसंद आता है बेटा और इसमें
आपको लगा कि आप निश्चित तौर पे कुछ बेहतर सीखे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे की जो निशान है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं द के प्रयोग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।